हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मैं अपनी अगली प्रस्तुति लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग मगध का एक साम्राज्य के रूप में उदय तथा मगध की सफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मगध के राजनीतिक इतिहास से संबंधित अनेकों प्रश्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस संदर्भ में प्रासंगिक तथ्यों का समेकन मैंने मगध के राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत किया है। साथ ही साथ मगध की सफलता के कारणों पर भी इस अध्ययन सामग्री में चर्चा की गई है, जो मुख्य परीक्षाओं या फिर विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मगध का उदय इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मगध पर शासन करने वाले जो आरंभिक शासक वंश थे वो चार थे: बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसके बाद मौर्य वंश का मगध पर शासन हुआ। मौर्यों के बाद शुंग वंश ने मगध पर शासन किया और उसके बाद कण्व राजवंशों का मगध पर शासन हुआ। लेकिन प्रस्तुत वीडियो में हम लोग प्रथम चार राजवंशों के संबंध में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। पुराणों के अनुसार मगध की स्थापना राजा मगध ने की थी, लेकिन प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ वंश को माना जाता है। बृहद्रथ वंश मगध का प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। जो बृहद्रथ थे, बृहद्रथ वस्तुतः चेदी राजा वसु का पुत्र था। बृहद्रथ को इस वंश का संस्थापक कहा जाता है। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। इसने गिरिब्रज या राजगृह को मगध की राजधानी बनाया था। रामायण में राजगृह के लिए वसुमती शब्द का प्रयोग है, अर्थात वसुमती राजगृह को कहा गया है रामायण में। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। बृहद्रथ वंश में 10 राजा हुए, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। बृहद्रथ वंश का जो अंतिम राजा था वह रिपुंजय था। बृहद्रथ वंश के बाद मगध पर हर्यक वंश का शासन स्थापित हुआ। बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने ईस्वी पूर्व 544 से ईस्वी पूर्व 492 तक शासन किया। बिंबिसार के काल में वास्तविक अर्थों में मगध का एक साम्राज्य के रूप में उदय हुआ। दोस्तों, परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध का समकालीन मगध शासक कौन था। तो बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। हालांकि अजातशत्रु के काल में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। तो बिंबिसार बुद्ध का समकालीन शासक था मगध का। आगे बढ़ें। अब बिंबिसार ने विजय एवं वैवाहिक संबंधों के द्वारा मगध की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। वैसे तो बिंबिसार ने अनेकों विवाह किए थे, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। पहला, उनकी बिंबिसार की जो पहली पत्नी थी वह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला थी। इस विवाह के उपरांत बिंबिसार को काशी नगरी जो था, कौशल की नगरी थी काशी, वह दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी। और काशी नगरी की आय जो थी वो 1 लाख थी। परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस नगर की आय 1 लाख थी। तो काशी नगरी जो थी कौशल की, उसकी आय 1 लाख थी। और यह काशी नगरी जो थी वह बिंबिसार को प्रसेनजीत ने दहेज के रूप में दिया था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप ध्यान से देख लें। बिंबिसार की जो दूसरी पत्नी वह लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की पुत्री थी चलन्ना। यह चेटक की 7वीं पुत्री थी।
इससे बिंबिसार को 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, हल तथा बेहल। और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो तीसरा महत्वपूर्ण विवाह बिंबिसार ने किया वह मद्र राजा की पुत्री क्षेमा से किया था। तो ये 3 विवाह बिंबिसार ने राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए किए थे। वैसे अजातशत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था और बिंबिसार के बाद मगध का शासक बना, उसकी माता का नाम साहित्यों में वैदेही मिलता है। आगे बढ़ें। बिंबिसार ने अंग का विजय किया, अंग महाजनपद का, और इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। मगध की शत्रुता अवंती से भी थी। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत से लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, लेकिन अंत में दोनों मित्र बन गए थे। इस प्रकार बिंबिसार की जो अवंती के प्रति नीति थी वह मित्रता की नीति थी, क्योंकि चंड प्रद्योत को जब पीलिया रोग हो गया था तो उसके आग्रह पर बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। दोस्तों, परीक्षा में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षाओं में कि चंड प्रद्योत को कौन सा रोग था, तो पीलिया रोग था। और बिंबिसार ने किसे भेजा था, तो अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। यह जीवक जो था, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, वह बिंबिसार का ही पुत्र था जो आम्रपाली से उत्पन्न हुआ था, जिसे बिंबिसार ने अपना राज्य वैद्य बनाया था। चंड प्रद्योत को म्लेच्छ हंता भी कहा गया है साहित्यों में, क्योंकि चंड प्रद्योत ने म्लेच्छ हंता यज्ञ भी किया था, जिसमें बर्बर मलेच्छों को, विदेशियों को इन्होंने परास्त किया था चंड प्रद्योत ने। तो चंड प्रद्योत का एक नाम मलेच्छ हंता भी मिलता है। गांधार नरेश ने बिंबिसार के दरबार में एक दूत मंडल भी भेजा था। गांधार से भी बिंबिसार ने मित्रता की नीति अपनाई थी। बिंबिसार के राज्य में 80,000 गांवों का विवरण मिलता है। हो सकता है इसमें अतिशयोक्ति हो, लेकिन जो साहित्यों में जो बातें लिखी गई है उसके अनुसार बिंबिसार के राज्य में 80,000 गांव थे। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया था और अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बना लिया गया तथा कारागार में इसकी मृत्यु हो गई बिंबिसार की। आगे बढ़ें। अब आम्रपाली की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आम्रपाली जो थी वो वैशाली की एक नर्तकी थी या वेश्या थी, जिसके रूप सौंदर्य पर मोहित होकर बिंबिसार ने इसे राजगीर या राजगृह लाया था। इससे बिंबिसार को जीवक नामक पुत्र प्राप्त हुआ था, जो चिकित्सक बना, और बिंबिसार ने इसे अपना राज्य वैद्य बनाया था, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। इसे ही बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत के पीलिया रोग के इलाज के लिए भेजा था, इसी जीवक को। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लें कि आम्रपाली पर चतुरसेन शास्त्री ने एक उपन्यास की रचना की है, जिसका नाम वैशाली की नगरवधू है। तो वैशाली की नगरवधू आम्रपाली पर लिखा हुआ एक उपन्यास है, जो चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इसे जान लें। अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा गया है, क्योंकि जैन ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु ने सत्ता प्राप्त की थी। तो देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। अजातशत्रु के बचपन का नाम जो मिलता है पुराणों में, कुनिक मिलता है। कुनिक अजातशत्रु का बचपन का नाम था। बिंबिसार का एक अन्य नाम सैन्य भी मिलता है, जिसका अभिप्राय है कि अस्थायी और नियमित सेना रखने वाला। तो बिंबिसार मगध का पहला शासक था जिसने अस्थायी और नियमित सेना रखा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अजातशत्रु के संबंध में देखें तो अजातशत्रु जो था वह साम्राज्यवादी शासक था।
अजातशत्रु का प्रथम संघर्ष कौशल नरेश प्रसेनजीत से हुआ था। महाकौशला की मृत्यु के बाद, महाकौशला की शादी बिंबिसार से हुई थी। जब महाकौशला की मृत्यु हो गई तो प्रसेनजीत नाराज हुआ और उसने काशी नगरी को जो है सो वापस ले लिया मगध से। इस पर अजातशत्रु और प्रसेनजीत में संघर्ष शुरू हुआ। अंत में संघर्ष के बाद प्रसेनजीत ने हार स्वीकार किया और पुनः अपनी पुत्री वजीरा का विवाह जो है सो अजातशत्रु से करके काशी को पुनः दहेज के रूप में अजातशत्रु को प्रदान कर दिया। अजातशत्रु का दूसरा संघर्ष वज्जियों से हुआ। तो वज्जियों से संघर्ष का कारण था कि अजातशत्रु मानता था कि वज्जी और कौशल दोनों मित्र हैं। बिंबिसार की पत्नी चिलन्ना के 2 पुत्र थे, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था, हल और बेहल। इससे भी अजातशत्रु का मनमुटाव था। इसके अतिरिक्त अजातशत्रु मध्य गंगा घाटी पर स्थित एक बंदरगाह तथा इसके समीप स्थित हीरो के खान पर अधिकार करना चाहता था। इसी प्रकार दोनों राज्यों के मध्य स्थित नदी जल के बंटवारे को लेकर भी दोनों में विवाद था, मगध और वज्जियों में। तो इन कारणों के सम्मिलित प्रभाव से अजातशत्रु ने वज्जियों के साथ संघर्ष छेड़ दिया। वज्जियों के साथ संघर्ष में अजातशत्रु ने उनमें फूट डलवाने के लिए अपने मंत्री वत्सकार को भेजा। यह भी प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य है कि अजातशत्रु ने वज्जी जो थे, वज्जी गणराज्य जो था वह भी काफ़ी शक्तिशाली गणराज्य था और मगध को जो है सो काफ़ी चुनौती देता था। ऐसी स्थिति में उनमें फूट डलवाने के लिए, चूँकि वो 8 गणों का संघ था, तो इन गणों के जो शासक थे तो उनमें आपस में फूट डलवाने के लिए अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को भेजा था। वज्जियों के साथ संघर्ष के लिए ही अजातशत्रु ने रथमूषल एवं महाशिला कंटक नामक नए अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। महाशिला कंटक के अंतर्गत एक ऐसा यंत्र था जो बड़े बड़े पत्थर जो है सो दुश्मन सेना पर भेजता था, फेंकता था और इसमें बहुत सारे सैनिक एक साथ मारे जाते थे। तो रथमूषल और महाशिला कंटक का प्रयोग अजातशत्रु ने वज्जियों के साथ संघर्ष में किया था। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि वज्जियों ने 16 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद हार मानी और वज्जी गणराज्य मगध साम्राज्य का अंग बन गया। तो अजातशत्रु ने वज्जी गणराज्य को मगध का अंग बनाया था। अजातशत्रु का सबसे शक्तिशाली शत्रु अवंती महाजनपद था। दोस्तों, अवंती महाजनपद जो था वह भी काफ़ी शक्तिशाली था, क्योंकि अवंती में भी लोहे की खान थी और उज्जैन नगरी में लौह प्रौद्योगिकी काफ़ी विकसित अवस्था में थी। अतः सैन्य दृष्टिकोण से यह मगध को बराबर की चुनौती प्रदान करता था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अवंती ने कौशाम्बी के वत्सों को हरा दिया था और इनकी नज़र अब मगध पर थी। अवंती मगध पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। इसी भय में अजातशत्रु ने राजगृह की किलेबंदी करवाई थी, जो राजधानी थी मगध की। हालांकि अवंती के साथ अजातशत्रु का संघर्ष नहीं हुआ। मल्लों के साथ संघर्ष की स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन मान्यता है कि संभवतः अजातशत्रु का संघर्ष मल्लों के साथ भी हुआ था और जिसमें अजातशत्रु विजयी हुआ और मल्ल गणराज्य जो था वह मगध का अंग बन गया। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। इनकी मृत्यु के बाद, जैसा कि आपको पता है कि इनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और उन पर जो है सो स्तूपों का निर्माण करवाया गया। तो इनके अस्थि अवशेषों पर अजातशत्रु ने भी दावा किया कि मैं भी क्षत्रिय हूँ और मुझे जो है सो उनका अस्थि अवशेष मिलना चाहिए। तो एक अस्थि अवशेष पर अजातशत्रु ने राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया था। और इसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ईस्वी पूर्व 483 में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में
प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था। तो इन तथ्यों को आप ध्यान से देखें, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये तथ्य काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ें। अब अजातशत्रु के बाद उदयन जो है सो मगध का राजा बना। तो अजातशत्रु जैसे कि पितृहंता था, जैसा कि कहा गया है कि देवव्रत के उकसाने पर जो है सो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। तो उदयन को भी जो बौद्ध मान्यता है कि उदयन भी जो है सो अजातशत्रु की हत्या करके राजा बना था मगध का, तो उदयन को भी पितृहंता कहा गया है। इस बात की जो जानकारी है वह सिंघली अनुश्रुतियों अर्थात लंका के जो से संबंधित जो बौद्ध ग्रंथ हैं, दीपवंश एवं महावंश, उनसे यह बात पता चलता है कि उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या करके जो है सो मगध का शासन हस्तगत किया था। अजातशत्रु के शासनकाल में इसे चंपा का राज्य सौंपा गया था। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि बिंबिसार ने अंग प्रदेश को जो है सो जीत करके अजातशत्रु को सौंप दिया था वहाँ का शासन। उसी तरह अजातशत्रु ने अपने शासनकाल में चंपा का राज्य शासन के लिए उदयन को सौंपा था। यह भी अजातशत्रु के समान साम्राज्यवादी था। उदयन भी इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना का श्रेय उदयन को है, लेकिन उदयन ने इसे राजधानी नहीं बनाया था। पाटलिपुत्र को राजधानी कालाशोक ने बनवाया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। अवंती के किसी गुप्तचर के द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई, ऐसी जानकारी साहित्यों से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। यह अत्यंत विलासी था और इसके खिलाफ जन विद्रोह भी हुआ था, और इस जन विद्रोह का नेतृत्व जो नागदशक का सेनापति था शिशुनाग, उसने किया, और शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर मगध पर शिशुनाग वंश का शासन आरंभ किया। दोस्तों, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। शिशुनाग ईस्वी पूर्व 413 में शासन संभाला। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार यह लिच्छवी के एक वेश्या का पुत्र था। शिशुनाग इसने सर्वदा के लिए अवंती का अस्तित्व समाप्त कर इसका मगध साम्राज्य में विलय किया था। तो अवंती को लगभग 100 वर्षों के बाद शिशुनाग ने मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। शिशुनाग ने मगध की पूर्वी सीमा जो थी बंगाल तक जो है सो उसने इसका विस्तार किया था, और पश्चिम में मालवा तक मगध की सीमा को पहुंचाया। तो शिशुनाग भी काफ़ी महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी शासक था मगध का। आगे बढ़ें। शिशुनाग ने राजगृह के स्थान पर वैशाली को मगध की राजधानी बनाया था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था, तो वो शिशुनाग था। कालाशोक यह शिशुनाग का पुत्र था। ईस्वी पूर्व 395 में इसने जो है तो शासन संभाला मगध का। इसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। तो कालाशोक मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। कालाशोक ने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। पुराणों में कालाशोक का एक अन्य नाम मिलता है काकवर्ण। कालाशोक का ये नाम है काकवर्ण। इसके बाद महापद्मनंद ने मगध की सत्ता संभाली। तो महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की और प्रथम राजा बना नंद वंश का महापद्मनंद। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। तो महापद्मनंद का नाम
एक नाम उग्रसेन भी मिलता है महाबोधि वंश जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें, और इसमें इसको नाई जाति का बताया गया है। अर्थात महापद्मनंद जो था या नंद वंश के जो शासक थे वो नाई जाति से संबंध रखते थे, वो नाई जाति के थे। आगे बढ़ें। सर्वछत्रांतक, एकराट और द्वितीय परशुराम, ये जो उपाधियां हैं ये महापद्मनंद की उपाधियां हैं। इसने जो है सो कहा गया है महापद्मनंद के संबंध में कि इसने जो है सो सभी क्षत्रियों की हत्या कर दी थी, तो इसीलिए इसकी एक उपाधि थी सर्वछत्रांतक। परशुराम ने भी जो है सो शपथ उठाई थी क्षत्रियों का विनाश करने की, इसीलिए इसको दूसरा परशुराम भी इससे कहा जाता है महापद्मनंद को। महापद्मनंद के ने कुल 18 उपाधियां धारण की थी, ऐसा साहित्यों में वर्णन मिलता है। महापद्मनंद ने जो था विंध्य पर्वत के दक्षिण मगध की विजय पताका फहराने वाला पहला सम्राट जो था मगध का, वह महापद्मनंद था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। दक्षिण भारत में मगध साम्राज्य का विस्तार करने वाला पहला शासक मगध का महापद्मनंद था। इसने कलिंग का विजय भी किया और वहां से जिन अर्थात महावीर की मूर्ति को उठा करके मगध ले गया था। महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर का भी निर्माण करवाया था, उसका नाम तंसुली, उस नहर का नाम मिलता है साहित्यों में। धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय धनानंद मगध का राजा था, जिसकी सैन्य शक्ति के संबंध में जानकर सिकंदर की सेना अत्यंत भयभीत हो गई और सिकंदर को जो है सो भारत से वापस लौटना पड़ा था। इसकी चर्चा हम लोग किसी अन्य वीडियो में करेंगे। तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था और सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा धनानंद ही था। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि नंदों के राजकोष में अतुल संपदा थी। सर्वाधिक राजकोष जो है सो समृद्ध था, तो नंदों का राजकोष काफी समृद्ध कहा गया है साहित्यों में। ह्वेन-त्सांग तक ने भी इसकी चर्चा की है। तो आगे बढ़ें। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को परास्त कर मगध में मौर्य शासन का सूत्रपात किया। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम शासक था। तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित अध्ययन सामग्री लेकर के मैं किसी दूसरे वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अब हम लोग मगध का एक साम्राज्य के रूप में जो उदय हुआ उसकी सफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे, जो कि मुख्य परीक्षाओं और विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो इसे आइए देखते हैं। दोस्तों, जन से जनपद बनने की क्रिया उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ हो चुकी थी, परंतु बुद्ध काल में महाजनपदों के बनने एवं साम्राज्यवादी भावना का तीव्रता से विकास हुआ। इस परंपरा में वज्जी, कोसल एवं अवंती को प्रमुखता प्राप्त थी, लेकिन अपनी विशिष्ट स्थिति एवं विशेष परिस्थितियों के कारण मगध सर्वाधिक विस्तारवादी साबित हुआ। जो 16 महाजनपद थे, 10 गणराज्य थे बुद्ध काल में, तो उसमें मगध किन परिस्थितियों में एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ, इसकी चर्चा जो है सो अब हम लोग करते हैं। तो पहला जो तथ्य है इस संबंध में, तो मगध की जो स्थिति थी वह सामरिक दृष्टिकोण से काफी सुदृढ़ थी। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी वह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ये जो 5 पहाड़ियाँ थी, वैराह, वराह, वृषभ, ऋषभगिरी तथा चैत्यक, तो इन 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण जो मगध की राजधानी राजगृह थी वह दुर्ग जैसी थी और इसको तोड़ना उस काल में काफ़ी कठिन था, इस दुर्ग को, क्योंकि तोपों का आविष्कार उस समय तक हुआ नहीं था। मगध की जो दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी वह गंगा, गंडक और सोन के संगम पर स्थित थी। सोन और गंगा इसे उत्तर
उत्तर एवं पश्चिम से घेरती थी, तो पुनपुन नदी जो है इसे दक्षिण की तरफ से घेरती थी। इस प्रकार नदियों से घिरे होने के कारण इसकी स्थिति जो थी वो अभेद्य थी। साथ ही जब पूर्व औद्योगिक युगों में संचार साधनों की कठिनाइयाँ थी, राजमार्गों का विकास नहीं हुआ था, तब नदियाँ जो थी वो सैनिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के लिए मार्ग का कार्य करती थी। तो इस प्रकार मगध की जो स्थिति थी वह सामरिक दृष्टिकोण से विशिष्ट थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि मगध की दूसरी महत्वपूर्ण विशिष्टता जो थी इसके लौह भंडारों से संपन्न होने के कारण थी। इससे मगध के शासक अपने लिए प्रभावकारी हथियार तैयार करा सके और अपने विरोधियों को परास्त कर सके। जैसा कि आपको पता है कि लोहे के आविष्कार के बाद और लौह प्रौद्योगिकी जब विकसित हुई, उसके बाद सबसे पहला जो है सो इसका उपयोग युद्ध के अस्त्र शस्त्र के निर्माण में ही हुआ था। जैसा कि पुरातात्विक साक्ष्यों में लोहे के हथियार प्राप्त होते हैं। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि लोहे की खान पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मिलती है, जो उज्जैन के अवंती राज्य के पहुंच के भीतर था। इस राज्य में भी लौह प्रौद्योगिकी का जो काफ़ी विकास हुआ था। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया कि उज्जैन नगरी जो थी वह लौह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी विकसित लौह प्रौद्योगिकी वहाँ काफ़ी विकसित अवस्था में था। यही कारण था कि मगध के विस्तारवाद का अवंती ने जबरदस्त विरोध किया और लगभग 100 वर्षों के संघर्ष के पश्चात ही इसका मगध में विलय संभव हो सका। तो मगध की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशिष्टता थी, तो मगध जो था वो लौह भंडारों के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध था, जिसका उपयोग मगध शासकों ने हथियारों के रूप में किया और अपने विरोधियों को परास्त किया। तो ये मगध के साम्राज्यवादी होने के संदर्भ में दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। मगध की जो तीसरी महत्वपूर्ण विशिष्टता यह थी कि यह मध्य गंगा के मैदानों में स्थित था, जो जलोढ़ मृदा के दृष्टिकोण से काफ़ी विशिष्ट था। इसलिए बिना सिंचाई के भी इसमें काफ़ी उत्पादन होता था और काफ़ी अधिशेष बचता था। पाली ग्रंथों में इस क्षेत्र में कई प्रकार के चावल उगाए जाने का उल्लेख मिलता है। फलतः जो ये अधिशेष उत्पादन होता था, यहाँ के शासक करों के रूप में अतिरिक्त उपज को एकत्रित कर लेते थे, जिससे राजतंत्र की शक्ति मजबूत हो गई थी। इसके अतिरिक्त मगध क्षेत्र में नगरों के उत्थान एवं मुद्रा व्यवस्था के प्रचलन से व्यापार वाणिज्य का भी काफ़ी विकास हुआ था। इससे विभिन्न प्रकार के करों से भी राज्य को काफ़ी आय होती थी। तो मगध की जो तीसरी विशिष्ट स्थिति थी वह यह थी कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी मगध काफ़ी समृद्ध था अन्य जनपदों के तुलना में। आगे बढ़ते हैं। सैन्य संगठन के मामले में भी मगध को काफ़ी विशिष्टता प्राप्त थी। सेना में घोड़े एवं रथों के अतिरिक्त हाथियों की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिससे अन्य राज्य जो थे वो वंचित थे। अंग के मगध में सम्मिलित हो जाने से इसकी सेना में हाथियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। तो अंग महाजनपद जो था वह वहाँ हाथियाँ जो थी वो अत्यधिक संख्या में पाई जाती थी। और जब अंग जनपद मगध का हिस्सा बना तो मगध की सेना में हाथियों की संख्या बढ़ गई। शक्तिशाली दुर्गों को तोड़ने में इनकी मुख्य भूमिका होती थी हाथियों की उस समय के संघर्षों में। तो ये चौथी विशिष्टता थी। पांचवी विशिष्टता जो थी कि मगध जो था वो आर्यावर्त की सीमा से बाहर था। इस क्षेत्र में वैदिक धर्म एवं परंपराओं को यथावत स्वीकार नहीं किया गया था। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसे जो है सो ब्रात्य क्षेत्र कहा गया है। ब्रात्य अर्थात आर्यभिन्न माने जनजातियों का या जातियों का क्षेत्र कहा गया है। तो यहाँ के निवासियों के व्यवहार में काफ़ी लचीलापन था। शूद्रा को रानी बनाया जाना तथा शूद्र का राजा बनना
प्रमाणित करता है कि इस क्षेत्र के लोगों में विकास की उत्कट अभिलाषा थी। यहाँ आर्येतर जातियों की अधिकता थी। आर्यों के आने से यहाँ जातियों का सुखद मिश्रण हुआ था। चूँकि इस प्रदेश का आर्यीकरण बाद में हुआ था, इसलिए मगध में विस्तार के लिए अधिक उत्साह था। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मगध के अमात्य एवं जो मंत्री थे वह भी विशेष योग्यता वाले थे। जैसे बिंबिसार के वत्सकार, इन्होंने अजातशत्रु के समय में भी कार्य किया था, अजातशत्रु के सुनीत और चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य, इनको जो था कूटनीति में महारत हासिल थी। तो अपने कूटनीति के द्वारा इन्होंने मगध शासकों को सफलता दिलाई। तो इन 5 कारणों के सम्मिलित प्रभाव से मगध एक साम्राज्य के रूप में विकसित हो पाया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।